नमस्कार, आज है 28 अप्रैल, दिन गुरुवार। वक्त हो गया जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस। लेकिन सबसे पहले खबर वो जो बनी आज की सुर्खियां। पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाने को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें आमने सामने। केंद्र की अपील, वैट घटाएं गैर बीजेपी शासित राज्य। राज्यों का पलटवार, पहले बकाया चुकाए केंद्र सरकार, फिर घटाएंगे टैक्स। इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण, आखिर क्यों वैट घटाने से कतरा रहे हैं राज्य। समझेंगे पेट्रोल डीजल के टैक्स का पूरा गणित और तेल पर सियासी खेल। जल्द ही 4 दिन काम और 3 दिन आराम के आ सकते हैं नियम। वेज कोड का मसौदा जारी, सरकार बोली जल्द लागू करने की तैयारी। पाकिस्तान की नई सरकार के साथ बातचीत को लेकर भारत की 2 टूक, कहा पहले आतंकवाद पर कार्रवाई करे पाकिस्तान, फिर होगी बात। दिल्ली के शाहीन बाग में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई, अफगानिस्तान से लाई गई 50 किलो हेरोइन, 47 किलो ड्रग्स और 30 लाख कैश बरामद। महाराष्ट्र में बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट, महाराष्ट्र में राज ठाकरे की पार्टी मनसे और बीजेपी में गठबंधन तय। सूत्रों के मुताबिक आरएसएस ने दे दी है हरी झंडी। डॉलर की तूफानी चाल से सोने की चमक हुई फीकी। ग्लोबल मार्केट में 2 महीने के निचले स्तर पर दाम। चांदी का भाव 500 रुपए से ज्यादा टूटा। तूफानी तेजी के साथ अप्रैल सीरीज की एक्सपायरी, निफ्टी 200 अंक उछलकर 17,200 के पार बंद। सेंसेक्स 700 अंक भागा। अमेरिका में मंदी की आहट, मार्च तिमाही में अमेरिका की ग्रोथ में गिरावट। जीडीपी गिरकर -1.4% तक पहुंची। और आइए फटाफट से उन खबरों पर नजर डालते हैं जो सुबह से छाई रही। दिन भर क्या हुआ, जरा एक नजर उन खबरों पर। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आज सुबह आई सबसे बड़ी खबर से। आज सुबह जब आप सो के उठे, उसी दौरान सरकार ने कोरोना के आंकड़े जारी कर लोगों को अलर्ट किया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के नए मामलों में 3000 का आंकड़ा पार कर लिया है। हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के 3300 नए केसेस दर्ज किए गए। इस दौरान 2563 लोग कोरोना से रिकवर भी हुए। कोरोना से बीते 24 घंटे में 39 लोगों की मौत भी हुई है। और थोड़ी ही देर में खबर आई कि दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी हिंसा के मोस्ट वांटेड आरोपियों में से एक फरीद को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम कई दिनों से पश्चिम बंगाल में डेरा डाले हुई थी। अब उसे कामयाबी मिली है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने जफर और बाबुद्दीन को भी गिरफ्तार किया था। इन दोनों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। आपको याद होगा, हनुमान जयंती पर निकाले गए जुलूस पर जहांगीरपुर इलाके में उपद्रव हुआ था और इसी दौरान दिल्ली पुलिस के कई कर्मचारी घायल भी हुए थे। और दिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, खबर एक और जिसने सबका ध्यान खींचा, बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर जो हमला हुआ था, जिसे लेकर मुंबई पुलिस आयुक्त संजय पांडे ने सीआईएसएफ यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने सीआईएसएफ के कर्मचारियों की भूमिका की जांच करने की मांग की है, जो किरीट सोमैया के साथ उस वक्त मौजूद थे जब उनकी कार पर हमला हुआ। और दोपहर होते होते बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी वाले उन्हें राष्ट्रपति बनाने का सपना इसलिए देखते हैं क्योंकि उनका यूपी का सीएम बनने का सपना पूरा हो जाए। मायावती ने कहा कि उनका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। उन्होंने सपा मुखिया पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव विदेश भागने की फिराक में है। और मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही सभी का ध्यान मध्य प्रदेश की राजनीति पर चला गया। दरअसल यहां से खबर यह आई कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी विधायक गोविंद सिंह को सौंपी गई है। 71 साल के गोविंद सिंह प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं। और इसके थोड़ी देर बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर चैनल की सुर्खियों में थे। उन्होंने असम के डिब्रूगढ़ में आज एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान 7 अत्याधुनिक कैंसर अस्पतालों का उद्घाटन किया और 7 नए कैंसर अस्पतालों की आधारशिला भी रखी। इस दौरान उद्योगपति रतन टाटा भी मौजूद रहे। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में कैंसर एक बहुत बड़ी समस्या रही है। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हमारा गरीब होता है। पीएम ने कहा कि पहली कोशिश यह है कि बीमारी की नौबत ही ना आए, इसलिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर हमारा जोर है। और इसी दौरान रतन टाटा ने बेहद भावुक स्पीच भी दी। उन्होंने कहा कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी साल स्वास्थ्य को समर्पित कर रहे हैं।
इससे पहले रतन टाटा ने हिंदी न बोल पाने के लिए माफी भी मांगी। उन्होंने कहा कि वो जो भी बोलेंगे वो उनके दिल से निकले हुए शब्द होंगे। रतन टाटा ने कहा कि वो अपने जीवन के अंतिम साल में असम को एक पहचान दिलाने के लिए समर्पित करेंगे। और इन तमाम हलचलों के बीच आज पूरा हिंदुस्तान और देश का एक बड़ा हिस्सा भीषण गर्मी की चपेट में रहा। सुबह से ही तेज धूप के चलते लोग परेशान दिखे। शाम होते होते गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली, लेकिन मौसम विभाग का अनुमान है कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, झारखंड में अप्रैल के जो बाकी दिन बचे हुए हैं उनमें गर्मी होगी। हाँ, 2 तारीख के बाद हो सकता है कि तापमान में कुछ कमी दर्ज हो, लोगों को कुछ राहत मिले। थोड़ा आपकी जेब की बात भी कर लेते हैं। दिन भर गोल्ड की भी चर्चा हुई। जनवरी मार्च तिमाही के दौरान भारत में गोल्ड ज्वेलरी की मांग घटी है। WGC यानी कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक इस दौरान सालाना आधार पर ज्वेलरी की मांग 26% घट गई। WGC के मुताबिक सोने की कीमतों में तेज बढ़ोतरी के चलते मांग घटी है। WGC का कहना है कि जनवरी मार्च के दौरान सोने की डिमांड में 18% की गिरावट देखने को मिली। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध से निवेश के तौर पर सोने की ग्लोबल डिमांड बढ़ी है। चलिए, तो ये थी वो खबरें जो दिन भर छाई रही, और जैसे जैसे शाम ढली एक ऐसी खबर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम से आई जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में तो कम से कम एक भूचाल मचाना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र की राजनीति की आज की बड़ी हलचल, और जो न सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित है बल्कि उसकी चर्चा अब पूरे देश के पॉलिटिकल हलकों में हो रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि राज्य में राज ठाकरे की पार्टी मनसे और बीजेपी में गठबंधन अब तय हो गया है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, राज ठाकरे और बीजेपी अब हाथ मिला रहे हैं। अब आपको याद होगा, याद नहीं तो हम याद दिला दें, बीएमसी चुनाव होने वाले हैं। बीएमसी चुनाव से ठीक पहले बीजेपी और राज ठाकरे की पार्टी में गठबंधन का क्या मतलब है ये आप समझ गए होंगे, लेकिन इस पर बारीक विश्लेषण भी करेंगे। सूत्रों की माने तो आरएसएस ने इस गठबंधन को हरी झंडी दे दी है। इससे पहले धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर हटवाने की राज ठाकरे ने योगी सरकार की बधाई भी दी थी, और राज ठाकरे ने कहा था कि महाराष्ट्र में कोई योगी नहीं बल्कि सब भोगी हैं। तो एक तरफ लाउडस्पीकर का विवाद जो कि तूल पकड़ा था राज ठाकरे के बयान के बाद, हाथों हाथ लपका बीजेपी ने, और उसी बीच में राज ठाकरे योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हैं। पृष्ठभूमि एक तरह से तैयार हो रही थी और परिणति आपके सामने, हालांकि सूत्रों के हवाले से ही अभी खबर है, लेकिन यह तय है कि अब एमएनएस और बीजेपी हाथ मिलाएंगे। चलिए, और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ, ज्यादा विश्लेषण के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी चैनल जी 24 तास के संपादक नीलेश खरे। नीलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये जैसा मैं कह रहा था कि ये पृष्ठभूमि जो 2-4 दिन 5 दिन से बन रही थी, आपको भी लगा था कुछ कि अंततो गत्वा नदियां जहां पर मिलेंगी संगम, वो एमएनएस और बीजेपी का होगा? राज ठाकरे जिस प्रकार के स्वर आलाप रहे थे उससे ये साफ था कि वो रास्ते तो बीजेपी के ही चल रहे हैं। तो आज जी मीडिया को जो सूत्रों द्वारा खबर मिली है, संघ ने इसको हरी झंडी दे दी है और आने वाले 14 जून को इसकी अधिकृत घोषणा जो है वो होती हुई नजर आएगी। तो लगभग ये साफ हो गया है कि हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर अब बीजेपी राज ठाकरे को बाला साहब के रूप में पेश करने की कोशिश करेगी। इसीलिए भगवी शॉल जो है वो पहनी गई है और उससे साफ संकेत दिया जा रहा है कि वो अब बीजेपी के दिखाए राह पर चलेंगे। मुख्य तौर पर जो लाउडस्पीकर का मुद्दा था, उस मुद्दे को जिस प्रकार से राज ठाकरे ने अचानक से हाथ में लिया, एक लिटमस टेस्ट थी कि क्या राज ठाकरे नाम का पत्ता जो है वो आज भी राजनीति में चल पाता है या नहीं चल पाता है। तो वो ये लिटमस टेस्ट जो है वो पूरी तरह से पास हुए, और आज जिस प्रकार से उन्होंने तारीफ की योगी की, उससे तो साफ हो गया कि वो अब बीजेपी के साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं। पर दीपक, एक ही बात इसमें ये कहूंगा कि महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में कई सारे महानगर पालिका जिला परिषद चुनाव होने हैं, और अगर बीजेपी को शिवसेना के वोटों को काटना है तो एक ही हथियार था, ठाकरे को काटने के लिए ठाकरे का इस्तेमाल। मैं यही आपसे पूछ रहा था। ये बताइए कि राज ठाकरे को बीजेपी की जरूरत थी या बीजेपी को राज ठाकरे की जरूरत है? जी देखिए, दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी। ओके। बीजेपी का राज ठाकरे के साथ हाथ मिलाना ये राज ठाकरे के लिए बूस्टर डोज है। ओके। वरना राज ठाकरे यूं भी राजनीतिक
पूरे परिप्रेक्ष्य में और मंच से खत्म होते जा रहे थे। वो सिर्फ एक बहुत अच्छा वक्ता रह गए थे। तो आप जरूरत थी कि उन्हें पॉलिटिकल फंडिंग की भी जरूरत थी, उनको किसी एक मुद्दे की भी जरूरत थी, चेहरा बदलने की भी जरूरत थी, लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए फंडिंग, हाँ हर चीज के लिए, और एक कैरेक्टर, नया कैरेक्टर लेने की जरूरत थी, क्योंकि उनके सारे पात्र जो है वो फेल हो चुके थे। तो नए पात्र के साथ तो आना था राजनीति में, तो नए पात्र के साथ आए हैं और शुरुआती दौर में फिल्म हिट रही है। तो अब ये बताइए कि अब ये सॉफ्ट अलायंस करते आए हैं, इससे पहले हमने देखा था राज ठाकरे, लेकिन वो उनका जो गठबंधन है वो बड़ा अनप्रिडिक्टेबल रहता है। 2014 में उनका सॉफ्ट अलायंस था कांग्रेस के साथ, फिर 2019 में दिखे कि वो एनसीपी के साथ जाएंगे, अब अचानक से वो बीजेपी के साथ। ऐसा तो नहीं है कि दोनों गठबंधन अगर हो गया तो जो बीजेपी की लोकल लीडरशिप है और खास तौर से जो देवेंद्र फडणवीस की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, कहीं उसमें कोई रोड़ा तो नहीं आएगा? जी देखिए, उन राज ठाकरे की इतनी ऊंचाई नहीं है कि वो राष्ट्रीय मार्ग पर चलने वाले देवेंद्र फडणवीस का रास्ता रोक सके। तो वो तो नहीं हो सकता। हाँ, राज ठाकरे अनप्रिडिक्टेबल है, ये सबको पता है, पर बीजेपी अनप्रिडिक्टेबल नेताओं को किस प्रकार से संभालना है वो बहुत अच्छी तरह से जानती है। और वो ज्यादातर सारे जो फाइनेंशियल लेन देन के मामले होते हैं उस पर बहुत अच्छी तरह से नजर रखती है। और राज ठाकरे पहले ईडी के चक्कर काट रहे हैं, और मेरे साथ हमारे दर्शक भी समझ रहे होंगे। अब ये बताइए, बीजेपी को शिवसेना तो मिल गई, ये मान के चले हम, जिसकी कमी थी बीजेपी, शिवसेना मिल गई। अब कहा यह जा रहा है, सिर्फ हलचल है, कयास है, चकल्लस है, कि बीजेपी को हो सकता है एक एनसीपी भी मिल जाए, और हो सकता है उसमें अजीत पवार साहब का उस पर चल रहा है। ये सिर्फ बातें चल रही हैं, तो क्या संभव है कुछ ऐसी हलचल आपने भी सुनी है कि यहाँ ऐसा कुछ होने वाला है? देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे से पहले सबसे बड़े अनप्रेडिक्टेबल नेता शरद पवार रहे हैं, जिनको आज तक कोई समझ नहीं पाया। वो हम हमेशा शरद पवार जी के बारे में कहते हुए कहते हैं कि वो 5 अंधे हाथी को टटोलते हैं तो हर कोई अपना अपना कयास लगाता है। वैसे शरद पवार को आज तक कोई नहीं जान पाया। तो वो वक्त के साथ अपनी भूमिका तय करते हैं, और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो जो हम हमेशा कहते हैं कि राजनीति में कोई किसी का लंबी दूरी तक दोस्त नहीं होता और ना ही कोई किसी का दुश्मन होता है, तो कभी भी आ सकता है। ठीक है, अब एक आखिरी सवाल, ये हमारी खबर सुनने के बाद और जी मीडिया के जो सूत्र बता रहे हैं, ये खबर सुनने के बाद उद्धव ठाकरे का रिएक्शन कैसा होगा? जो मुख्य तौर पर उद्धव ठाकरे का रिएक्शन आने वाले 14 मई को आएगा। अच्छा, तब तक इस बारे में कोई बड़ा बयान आता हुआ नजर नहीं आएगा। पिछले महीने भर में जो राजनीति महाराष्ट्र में हुई है, उद्धव ठाकरे को लेकर, शिवसेना को लेकर जो भी बयानबाजी हुई है, उसको हर सवाल का जवाब देने की कोशिश उद्धव ठाकरे करेंगे, और उसके लिए तारीख तय होगी है 14 मई की। ठीक है, तो 14 मई को अब ये तय होगा कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट के साथ साथ जो एक राजनीति एक नए दिशा में बढ़ेगी महाराष्ट्र की, वो दिशा क्या होगी और उसकी दशा फिर आगे क्या होगी, ये 14 तारीख के बाद पता चलेगा। पर है ना, महाराष्ट्र के वोटर वोट की तरह है। अच्छा, किस वर्ग करवट बैठेंगे वो कोई नहीं जान सकता। हाँ, ये बात ये बात भी रह गई कि वोटर्स कैसे लेंगे। अच्छा, ये भी बात बता ही दीजिए, राज ठाकरे कहा जाता है कि भाषण तो शानदार देते हैं, बिल्कुल स्तब्ध कर देते हैं, सुनने सबको एकदम, जहां पर जो है वहां पर बैठा रहता है, लेकिन वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो बीजेपी के साथ अलायंस में आके क्या वो जो उनके दर्शक और सुनने वाले हैं वो वोट में कन्वर्ट हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। अच्छा, क्योंकि मराठी के मुद्दे को लेकर वो राजनीति कर रहे थे, उसमें उनको सफलता नहीं मिली। और आप हमेशा देखिए, जो फर्स्ट शोले जो पहली बनी थी वो शोले थी, बाद में जो बनी वो थिएटर पे हिट नहीं हो पाई। तो बाला साहब थे, राज ठाकरे है, तो लोग कितना उनको स्वीकार करेंगे वो उस पर सवाल होगा। अब बीजेपी तो चाहती है कि राज ठाकरे को बाला साहब ठाकरे के प्रतिमूर्ति के तौर पर स्थापित करें, राजनीतिक विरासत उनकी सहेजने की, समेटने की कोशिश करें, लेकिन वाकई में इसको महाराष्ट्र की जनता किस तरह से लेती है ये तो महाराष्ट्र की जनता ही तय करेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जरा कवर स्टोरीज का रुख कर लेते हैं। आज की एक और बड़ी पॉलिटिकल स्टोरी, जो एक्चुअल में पॉलिटिकल तो नहीं थी लेकिन अब बन गई। पेट्रोल डीजल का जो सवाल है वो आपकी हमारी जेब से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस पे सियासत घुल गई है। और एक तरफ केंद्र है,
दूसरी तरफ राज्य हैं। केंद्र सरकार राज्यों को वैट घटाने के लिए कह रही है, तो राज्य सरकारें केंद्र को ही घेरने में जुट गई है, खासतौर से वो राज्य सरकारें जो गैर बीजेपी शासित हैं। तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि केंद्र उनका बकाया चुका दे तो वैट में वो राहत दे देंगे। और केंद्र और राज्यों की स्तुतु मैमे के बीच आम आदमी पर तेल की महंगाई की मार जारी है। आज भले ही तेल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन देश में पेट्रोल 120 रुपए के पार है। डीजल का भी यही हाल है। सरकारें आम आदमी को राहत देने की बजाय सियासत में जुटी हुई हैं। तो इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए तेल का सियासी खेल। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से जहां आम आदमी परेशान है, तो वहीं सरकारों में तू मैमे का खेल शुरू हो गया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। इसमें उन्होंने राज्यों को पेट्रोल डीजल की कीमतों में रियायत देने की नसीहत दी थी। प्रधानमंत्री ने विपक्षी पार्टियों के मुख्यमंत्रियों से अपील की कि वे वैट घटाकर आम आदमी को बढ़ती कीमतों से राहत दे सकते हैं। वहीं पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर राज्यों को घेर लिया। उन्होंने कहा कि अगर राज्य वैट घटाएंगे तो पेट्रोल और डीजल काफी सस्ता हो सकता है, लेकिन कुछ राज्य ऐसा करने से बच रहे हैं। केंद्र के इन बयानों के बाद सियासत तेज हो गई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने ट्वीट कर केंद्र पर हमला बोल दिया। उन्होंने लिखा कि केंद्र सरकार सेस के नाम पर राज्यों को लूट रही है। केंद्र सरकार अगर सेस हटा दे तो पूरे देश में पेट्रोल 70 रुपए और डीजल 60 रुपए प्रति लीटर में मिलेगा। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र पर राज्य का 98,000 करोड़ रुपए बकाया है। अगर केंद्र इसका भुगतान कर देता है तो अगले 5 साल तक कोई टैक्स नहीं लेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी कुछ इसी तरह के आरोप लगाए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि सबसे ज्यादा टैक्स महाराष्ट्र से आता है, उसके बावजूद केंद्र पर 26,000 करोड़ का जीएसटी बकाया है। उन्होंने महाराष्ट्र के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के लिए पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहरा दिया। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार हर चीज का दोष राज्यों पर डाल देती है। उन्होंने कहा कि पीएम जिम्मेदारी से बचते हैं। पेट्रोल और डीजल को लेकर भले ही केंद्र और राज्य सियासत करते रहें, लेकिन बढ़ती कीमतों का खामियाजा आम आदमी को ही भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि कब और कैसे आम आदमी को तेल के बढ़ते दामों से राहत मिलेगी और इसके लिए आगे कौन आएगा, केंद्र या राज्य सरकारें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी बिजनेस। और आइए चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। ओएनजीसी के पूर्व चेयरमैन आर.एस. शर्मा सर, जो कि इस मुद्दे पर बहुत ही बारीकी से विश्लेषण भी करते हैं और जबरदस्त उनका हस्तक्षेप है इस पूरे मसले पर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर पहले तो ये बताइए कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भाषण दिया और राज्यों को कहा कि भाई आप वैट घटाइए, आम आदमी को राहत देनी है, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? आपको ये बयान कैसा लगा, पहले तो ये बताइए। देखिए, प्रधानमंत्री का बयान अच्छा ही होता है जी हाँ, और काफी समझबूझ कर ही बोलते हैं। बट ये जरूर है कि देखिए, मैं एक फंडामेंटल बात करूंगा, मैं पॉलिटिकल डिस्कशन में नहीं जाऊंगा। फंडामेंटल चीज ये है कि राज्य सरकारों के लिए और केंद्र सरकार दोनों के लिए ही सबसे बड़ी रेवेन्यू अर्निंग जो होती है वो दैट इज ऑन टैक्सेज ऑन द क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो दोनों के लिए जो है बहुत आसान होता है। और एक सबसे जो अहम मुद्दा इसमें बनता है दैट ईज ऑफ कलेक्शन। उनमें उनको कुछ नहीं करना पड़ता। ये तेल कंपनियां हैं, अपने आप को कलेक्ट करके वो जो ट्रेजरी में पैसा जमा करा देती हैं, कोई लीकेज नहीं होती। द कन्वीनियंस इन कलेक्शन को देखते हुए एंड दी वॉल्यूम ऑफ कलेक्शन जितना होता है, तो केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारें दोनों ही इसमें कम नहीं करना चाहती हैं। और यही वजह है कि शुरू से ही जब से जीएसटी काउंसिल बनी है, ये राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों का ही ये है कि जीएसटी में इसको लेके नहीं आएंगे। अगर जीएसटी में ले आते हैं 28% अगर वो कैप हो जाता है टैक्सेस टोटल और लेवीज, तो उनका अपना जो इनकम का जो मेन सोर्स है वो और कहाँ से होगा। तो यही वजह है बार बार
बोला भी जाता है कि आना चाहिए पर नहीं आ पाता है। बट सर हमारे जी हाँ सर, हमको जितने भी सवाल आ रहे हैं और जितने भी लोग हमसे पूछ रहे हैं वो एक ही बात पूछते हैं कि भाई आप तो पत्रकार हैं, आप बताइए इसमें केंद्र सरकार जिम्मेदार है कि राज्य सरकार जिम्मेदार है। आप भले ही पॉलिटिकल उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन एक विशेषज्ञ होने के नाते आप इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका किसकी मानते हैं? वैट की मानते हैं, एक्साइज की मानते हैं, या आपको लगता है कि दोनों एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर कहीं ना कहीं कुछ चीजों से बचने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मैं एक सच्चाई है मैं वो बताना चाहूंगा, और जो सच्चाई है वो अवेयरनेस अगर पब्लिक डोमेन में ज्यादा से ज्यादा शेयर की जाए तो जरूरी है। इस वक्त जो हालात बने हुए पूरी दुनिया में, मैं आप यूएस यूक्रेन वाली इसको छोड़ दीजिए, इससे पहले की बात है जनवरी से जब से COP26 हुई है और उसमें इतने बहुत बड़े पैमाने पर जो एंटी जो फॉसिल फ्यूल जो लॉबी है, उन्होंने जो एनवायरनमेंट लॉबी है उन्होंने बहुत जोर शोर से क्रिटिसाइज किया है। सॉवरेन फंड्स जितने हैं, बड़े बड़े बैंक हैं, उन्होंने ये तेल और गैस कंपनियों में जो इन्वेस्टमेंट होती है उसमें इन्वेस्टमेंट में लेंडिंग से मना कर दिया है। तो नई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, तो जिसकी वजह से जो गैप बिटवीन सप्लाई कैपेसिटी एंड एक्चुअल डिमांड हैज बीन नैरोइंग, और उसके रहते जो है तेल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये जो रशिया यूक्रेन प्रॉब्लम हुई उससे प्रॉब्लम थोड़ी और एक्सेंचुएट हो गई है, थोड़ी क्या बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। तो जिसके रहते लगातार कीमतों में बढ़ोतरी बनी हुई है, और अभी जो ये हालात बने रहेंगे ये बताना बहुत जरूरी है आम जनता को कि जब हम 85-86% तक अपना जो कच्चा तेल आयात करते हैं उसके रहते हुए कैसे सरकार जो है कम नहीं कर पाएगी, और सरकारें जो है अपना जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है उसमें कटौती नहीं करना चाहती है। और इसके एक बहुत जरूरी मुद्दा है जो मैं बताना चाहूंगा आपके जरिए जो पूरी जनता को, कि जब एक कहावत होती है कि लेट द पॉवर्टी बी शेयर्ड, लेट द पॉवर्टी बी शेयर्ड का मतलब ये है कि ये सरकारें, राज्य सरकार, केंद्र सरकारें वो तो कम करे ही करे, साथ में जो उपभोक्ता को जोर शोर से पूरे पैमाने पे तैयार होना चाहिए कि उनको कंजम्पशन को भी कम करना है। तो एक डिमांड डिसिप्लिन लाने के लिए भी जरूरी होता है कि दाम बढ़ा दो तो डिमांड कम हो जाएगी। तो वो भी एक चीज चल रही है, पर इसी को इस ढंग से किया जाए, एक अवेयरनेस कैंपेन बना के कि लोगों को अपना कंजम्पशन लेवल कम करें, गाड़ियां जब ही निकाले जब जरूरत हो और उसका शेयरिंग करके करें, और ओवरऑल ये माहौल बनाए रहे। बिल्कुल, ये आपने बड़ा महत्वपूर्ण एंगल जोड़ा, आपने बड़ा महत्वपूर्ण एंगल जोड़ा कि इसमें दरअसल इसको अगर आपको ये स्थिति को सुधारना है तो इसमें स्टेक होल्डर एक या दो नहीं है, ये पक्ष या विपक्ष का मसला नहीं है, इसमें तमाम पक्ष, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और आम जनता एक कंजम्पशन के लिए एक डिसिप्लिन लाने की जो सर कह रहे हैं आवश्यकता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। सर आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे साथ बने रहिए। अब जरा आप आम दर्शक को जरा समझाने की कोशिश करते हैं कि राज्य जो हैं वो क्यों नहीं वैट को घटा रही हैं, मामला क्या है, शुरू करते हैं। और मामला क्या है, आज हम आपको यही बता रहे हैं कि आखिर क्यों राज्य वैट घटाने से कतरा रहे हैं। अगर राज्य 1 या 2 रुपए की कटौती वैट में कर दे तो इससे कितना नुकसान राज्य को उठाना पड़ता है, पेट्रोल और डीजल पर टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होता है, पेट्रोल और डीजल पर टैक्स का पूरा मामला समझिए। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान पर हैं और यही वजह है कि एक बार फिर इन पर लगने वाले टैक्स में कटौती की चर्चा शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने विपक्षी दलों की सत्ता वाले राज्यों से वैट कम करने का आग्रह किया है। इसके बावजूद कई राज्य वैट में कटौती करने से बच रहे हैं और इसकी वजह है तेल पर लगने वाले टैक्स से होने वाली कमाई। बीते 8 साल में राज्य सरकारों ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स से 14,26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए हैं। केंद्र सरकार ने 6 महीने पहले एक्साइज ड्यूटी में कटौती की थी। केंद्र की ओर से कटौती के बाद कई राज्यों ने वैट घटाया था। केंद्र ने इस कटौती के बाद के आंकड़े भी जारी किए हैं। इसमें बताया गया है कि वैट घटाने और नहीं घटाने से राज्यों की कमाई में क्या फर्क आया है।
आंकड़ों के मुताबिक वैट घटाने से 6 महीने में कर्नाटक को 5,314 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, गुजरात को 3,555 करोड़, यूपी को 2,806 करोड़, वहीं राजस्थान को 2,415 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। यही हाल वैट घटाने वाले दूसरे राज्यों का भी है। वहीं वैट नहीं घटाने से महाराष्ट्र को 3,472 करोड़, दिल्ली को 173 करोड़, पश्चिम बंगाल को 1,343 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई हुई है। वैट न घटाने वाले दूसरे राज्यों ने भी कुछ इसी तरह कमाई की है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राज्य सरकारें पेट्रोल डीजल से छप्पर फाड़ कमाई कर रही हैं। केंद्र के लिए भी तेल पर टैक्स कमाई का अहम स्रोत है। करीब 56 रुपए का पेट्रोल आप तक पहुंचते पहुंचते कैसे 100 का आंकड़ा पार कर जाता है, ये पेट्रोल के बिल्डअप प्राइस से पता चलता है। इंडियन ऑयल पर मौजूद आंकड़ों के मुताबिक 16 अप्रैल को राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 105 रुपए 41 पैसे थी। इसमें करीब 53% हिस्सा यानी कि 56 रुपए 32 पैसे बेस प्राइस है, 16% यानी 17 रुपए 13 पैसे वैट, 27% यानी 27 रुपए 90 पैसे एक्साइज ड्यूटी है। इसके अलावा बचे हुए 4% डीलर कमीशन और फ्रेट है। इस तरह पेट्रोल और डीजल पर राज्यों से ज्यादा टैक्स केंद्र सरकार वसूलती है। केंद्र सरकार पहले ही एक बार एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर चुकी है। ऐसे में वो अब राज्यों से वैट घटाने की अपील कर रही है, लेकिन राज्यों का तर्क ये है कि वैट घटाया तो उनके राजस्व पर काफी ज्यादा असर पड़ेगा। महाराष्ट्र सरकार ने बताया कि अगर वो पेट्रोल के दाम में 1 रुपए प्रति लीटर की कटौती करती है तो उसकी तिजोरी पर 121 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। 2 रुपए की कटौती से 243 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो सकता है। राज्य और केंद्र दोनों को ही अपने राजस्व की चिंता है, इसलिए दोनों ही टैक्स में कटौती का फैसला लेने से बच रहे हैं, क्योंकि टैक्स में कटौती का मतलब राजस्व का भारी भरकम नुकसान है। लेकिन आम आदमी की कौन सुनेगा, ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी बिजनेस। शर्मा सर, अब जरा वे आउट क्या है ये भी बता दीजिए। ये एक दूसरे पर तू मैं में तो सरकारें उलझी रहेंगी, वो ठीक है, उसमें कोई शक भी नहीं होना चाहिए किसी को, लेकिन वे आउट क्या है सर? वे आउट दीपक, आप मेरी शक्ल से ही समझ सकते हैं कि मुझे 30 साल से ऊपर इस इंडस्ट्री में हो गए हैं। तो और इस वक्त अब अपना जो देश का हित के अलावा और कोई बात नहीं होती है, तो मैं देश के हित के बारे में सोचता रहता हूँ कि लॉन्ग टर्म सरकार को एक जो होते हैं कि बिग टिकट रिफॉर्म्स करने चाहिए, जिसको बोलते हैं कि ताकि ज्यादा से ज्यादा देश में उत्पादन बढ़ सके, बाहर की कंपनी आके यहाँ पे निवेश करके कर सके। अभी इस वक्त जो हमारी पॉलिसीज हैं वो इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं है। सरकार अपना निर्णय लेती है, बताती है हमने और भी रिलैक्सेशन कर दिए, बट फैक्ट ये है कि जब भी सरकार ये जो ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी में इनवाइट करती कंपनी को, बाहर की कोई कंपनी नहीं आती है। तो अभी मैं नहीं समझता कि इतना हमारे पास समय है उसमें डिस्कस करने का। एक तो ये होना चाहिए कि हमारी पॉलिसीज जो है एक्सप्लोरेशन पे जितनी जो है सारी रियायतें दिया जाए, इंसेंटिव दिया जाए ताकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़े। और दूसरी चीज ये है कि डिमांड डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। और ये सरकार, लेकिन सर एक चीज आपने उसका जिक्र भी किया था, अगर आपने एक्सप्लोरेशन बढ़ाने पर अगर आप आगे बढ़े तो आप जो कह रहे हैं कि एनवायरमेंट लॉबी जो है, अब आप पूरा बिजली का संकट उठा के देख लीजिए, आपके यहाँ बड़े थर्मल प्लांट लगे ही नहीं है उस चक्कर में। दूसरी तरफ आपने एक बड़ा पूरी दुनिया को सोलर अलायंस बना के एक बहुत बड़ा एक महत्वाकांक्षा लोगों की बढ़ा दी है कि हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। तो सरकार की सोच कुछ और है, जरूरत कुछ और है, करना कुछ चाहिए, हो कुछ और रहा है। आपको नहीं लग रहा थोड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पे अभी? देखो दीपक, हार्श रियलिटी की मैं बात करता हूँ। हम जो बोलते हैं वो छोड़ दीजिए। एक अमेरिका की वो एनर्जी इंफॉर्मेशन एजेंसी है, पिछले महीने उन्होंने अपनी रिपोर्ट एक जारी की है कि सन 2050 में पूरी दुनिया में ये जो ईवी व्हीकल्स हैं इनकी गिनती जो है 34% से ऊपर नहीं हो पाएगी। अच्छा, देखिए कहाँ से ये आ रही है। आप गूगल में जाके कोई भी सर्च करके देख सकता है कि जो मैं बोल रहा हूँ सच बोलता हूँ। इसका मतलब अगले 30 साल तो मिनिमम लोगों को, ह्यूमैनिटी को, मानवता को ऑयल एंड गैस के ऊपर डिपेंडेंट रहना ही पड़ेगा एनर्जी नीड्स के लिए। जरूरी जो यही है कि खपत में कम कटौती की जाए और हर किसी को ये अवेयरनेस हो
कि अगर हमको ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है तो इसको ऑल टुगेदर बंद नहीं कर सकते। एनर्जी नीड्स तो जरूरी है, नहीं तो जो दाम अभी $100 से ऊपर चल रहे हैं $150 भी जा सकते हैं, बिल्कुल, और भी ऊपर जा सकते हैं। तो हमें अपनी खपत कम करनी है, वो खपत कैसे कम हो और डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए, ये बहुत सीरियस मुद्दे हैं। इसके ऊपर पॉलिसी मेकर्स विचार करें और एप्रोप्रिएट डिसीजन ले, मैं तो यही बोल सकता हूँ। थैंक यू सो मच सर, आर एस शर्मा सर, आपने वक्त निकाला, बहुत आसान भाषा में हमेशा की तरह एक जटिल मुद्दे को आपने समझाया। थैंक यू सो मच जी। आइए अब आज एक और मुद्दा जो दिन भर सुर्खियों में छाया रहा उसकी बात कर लेते हैं, जो कि बॉलीवुड से होता हुआ अब एक सियासी पिच से ऐसा शूटअप हुआ है कि अब उस पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। कन्नड़ एक्टर किच्चा सुदीप द्वारा हिंदी भाषा को लेकर दिए गए बयान पर सियासत शुरू हो गई। ट्विटर पर सुदीप और अजय देवगन के बीच शुरू हुई इस बहस में अब कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी, सिद्धारमैया, ऐसे नेता कूद पड़े हैं। कुमारस्वामी ने ट्वीट पर अजय देवगन के व्यवहार को हास्यास्पद बता दिया। नेता प्रतिपक्ष सिद्धारमैया भी अजय के बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हिंदी तो राष्ट्रभाषा है ही नहीं, थी ही नहीं। तो अब इस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं, तो ये विवाद अब आगे कहां जाएगा, इस पर पूरी डिटेल दे रही हैं मेरी सहयोगी एकता सूरी। एकता, पहले तो ये बताइए कि किच्चा सुदीप और अजय देवगन, इन दोनों के बीच में सुलह हुई या नहीं हुई? जी बिल्कुल दीपक, इन दोनों के बीच अगर हम इनके ट्वीट्स देखें ट्विटर पर तो सुलह होती दिख रही है। बातचीत शुरू हुई थी जब सुदीप, जो कि कन्नड़ एक्टर ज्यादा है, वैसे तो वो हिंदी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं, दबंग में काम कर चुके हैं, दबंग 3 में, लेकिन उन्होंने हाल ही में एक स्टेटमेंट की कि कैसे KGF चैप्टर 2 जो फिल्म है वो पैन इंडिया फिल्म बन गई है, क्योंकि उनसे किसी ने पूछा कि एक कन्नड़ फिल्म पैन इंडिया फिल्म कैसे बन गई, तो उन्होंने बताया कि हाँ, बॉलीवुड की जो फिल्में हैं वो पैन इंडिया फिल्में नहीं बन पा रही हैं, तेलुगु में भी डब होती हैं, तमिल में भी डब होती हैं, लेकिन साउथ इंडियन फिल्म्स जैसा कि हम देख रहे हैं कि इन दिनों खूब कमाई कर रही हैं। अब इसी संदर्भ में उन्होंने ये भी कह दिया आगे कि हिंदी जो है वो अब मातृभाषा नहीं रही है। ये उन्होंने फिल्मों के हिसाब से कहा था, लेकिन जब अजय देवगन ने ट्विटर पर हिंदी में जाकर ये लिखा कि हिंदी मातृभाषा थी, नेशनल लैंग्वेज रहेगी और आज भी है, और अगर इतनी प्रॉब्लम है तो साउथ की फिल्में हिंदी में डब क्यों होती हैं, वो अगर मातृभाषा नहीं है। अब इस पर किच्चा सुदीप ने आगे फिर से अपनी सफाई दी, ये कहा कि उन्हें हिंदी पढ़नी आती है, उन्होंने हिंदी सीखी है बचपन में, ये तो उन्होंने सिर्फ एक फिल्मों के तौर पर कहा था, इसे गलत ना लिया जाए, अपने उन्होंने सफाई दी। इस पर अजय देवगन जो अपनी फिल्म रनवे 34 प्रमोट कर रहे थे, उन्होंने भी इस पर ये बोल दिया, थैंक यू ब्रो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो एक तरह से वो कन्नड़ फिल्में प्रमोट कर रहे थे, अजय देवगन सुर्खियों में रहना चाहते थे, रनवे 34 प्रमोट कर रहे थे, उन दोनों ने तो अपनी सुलह कर ली, लेकिन यहाँ पर अब मामला राजनीतिक तूल पकड़ रहा है। कर्नाटका के बड़े बड़े दिग्गज, करंट सीएम, फॉर्मर सीएम, ये सब कूद पड़े ये कहते हुए कि करंट सीएम ने तो ये स्टेटमेंट दी है कि जो भाषा है वो हर एक स्टेट जो बनी है वो भाषा के हिसाब से बनी है, और जो रीजनल लैंग्वेज है उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। किच्चा सुदीप ने जो बोला है वो बिल्कुल सही बोला है, उसका समर्थन होना चाहिए। आपने जैसे बोला कि पूर्व सीएम भी यही कह रहे हैं कि हिंदी मातृभाषा नहीं है, तो एक तरह से अब लैंग्वेज के ऊपर जो ये वॉर छिड़ रहा है, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, नेशनल लैंग्वेज है, ऐसे में अगर आप उसमें रीजनल लैंग्वेजेस को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, हर एक भाषा का अपना महत्व है, हर एक स्टेट में उस भाषा की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन यहाँ पर हिंदी, कन्नड़, इस सब के बीच में जो वॉर, दो एक्टर्स ने अपनी अपनी फिल्में प्रमोट करने के लिए, सुदीप ने चाहे कन्नड़ फिल्मों के लिए और अजय देवगन ने रनवे 34 प्रमोट करने के लिए जो ट्वीट शुरू किए थे, वो अब बिना किसी मतलब के राजनीतिक रुख ले रहा है। बिल्कुल, और हिंदुस्तान में तो अब ये बड़े अरसे से रवायत चल पड़ी है कि आप कोई कंट्रोवर्सी दिखा दीजिए तो उस पे उस कंट्रोवर्सी के बीच में फिल्म का प्रमोशन जो है वो बहुत तेजी से होने लगता है। तो वो उस लिहाज से शायद दोनों एक्टर्स के लिए ये एक फायदे का सौदा रहा हो ये कंट्रोवर्सी, लेकिन जैसा हमने कहा कि ये पिच हो गई सियासत के लिए और इस पिच पर अब राजनेता उतरकर बैटिंग और फील्डिंग कर रहे हैं। तो देखना होगा कि ये विवाद आगे कहां तक जाता है। बड़ा दुखद है इस तरह के विवाद, लेकिन अब देखना होगा। अब सियासत में तो एक विवाद अगर उछल गया तो फिर वो कहां जाकर थमेगा, रुकेगा, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया
एकता इस तमाम जानकारी के लिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए एक खुशखबरी है, खास तौर से सरकारी नौकरी वाले। सरकार जल्द ही एक नया वेज कोड लागू करने वाली है। वेज कोड का मसौदा जारी हो चुका है। अगर ये मसौदा लागू होता है तो आपको हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ऑफिस जाना होगा, 3 दिन का वीक ऑफ मिल सकता है। और क्या कुछ है मसौदे में, देखिए इस रिपोर्ट में। अगर आप भी नौकरी पेशा हैं तो यह खबर आपको खुश कर देगी। जी हां, देश में जल्द ही नए वेज कोड की योजना लागू होने वाली है। इसके बाद आपको हर हफ्ते 3 वीक ऑफ मिलना शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार के मुताबिक 90% राज्यों ने लेबर कोड के नियमों का मसौदा तय कर लिया है और इन्हें जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। नया वेज कोड लागू होने के बाद सैलरी, ऑफिस टाइमिंग से लेकर पीएफ, रिटायरमेंट तक के नियमों में बदलाव हो जाएगा। इसे लागू करने के लिए ई श्रम पोर्टल का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाया जा रहा है। सरकार के अनुमान के मुताबिक देश में असंगठित क्षेत्र के करीब 38 करोड़ कामगार हैं। अब ये भी जान लीजिए कि नए वेज कोड के लागू होने से क्या क्या बदल सकता है। नया वेज कोड लागू होने के बाद वर्किंग टाइम 9 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे करने का प्रस्ताव है। इसे हफ्ते के हिसाब से 4 से 3 के अनुपात में बांटा गया है, यानी 4 दिन ऑफिस, 3 दिन वीक ऑफ मिलेगा। इसके साथ ही कर्मचारी को हर 5 घंटे के बाद 30 मिनट का ब्रेक दिए जाने का भी प्रस्ताव है। नए वेज कोड में 15 से 30 मिनट के अतिरिक्त काम को 30 मिनट गिनकर ओवर टाइम में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। अभी 30 मिनट से कम को ओवर टाइम नहीं माना जाता। नए वेज कोड एक्ट के मुताबिक अलाउंस को 50% तक फिक्स कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कर्मचारी को मिलने वाली कुल सैलरी की आधी बेसिक होगी। बेसिक सैलरी के आधार पर ही प्रोविडेंट फंड का पैसा जमा करना होगा। नए लेबर कोड में सैलरी कम हो सकती है, लेकिन प्रोविडेंट फंड का दायरा बढ़ जाएगा और कंपनियों को कर्मचारियों के पीएफ में ज्यादा पैसा जोड़ना होगा। पीएफ बढ़ने के साथ ही ग्रेचुइटी में भी योगदान बढ़ जाएगा, यानी टेक होम सैलरी के घटने का फायदा पीएफ और रिटायरमेंट पर मिलेगा। ऐसे में सैलरी और बोनस से जुड़े नियम भी बदल जाएंगे। सरकार के मुताबिक नए वेज कोड को जल्द ही लागू किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश में किसानों की आमदनी बढ़ाने के कई दावे होते हैं। किसानों को कम ब्याज पर लोन दिया जा रहा है, ये भी कहा जाता है। इसी चक्कर में किसान लोन लेकर खेती करते हैं, लेकिन यही लोन एक किसान के लिए जी का जंजाल बन गया। देखिए गुजरात के एक किसान की कहानी, जो हाईकोर्ट तक ये मामला पहुंचा। और मामले की जब कहानी आप सुनेंगे तो शायद आप चौंक जाएंगे। देश के ज्यादातर अन्नदाता कम आमदनी का शिकार हो रहे हैं। यही वजह है कि लोन लेना और खेती करना उनकी मजबूरी बनती जा रही है। किसानों को कम ब्याज पर लोन तो मिल जाता है, लेकिन यही लोन अब किसानों के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है। इसका ताजा उदाहरण गुजरात में देखने को मिला। गुजरात में रहने वाले किसान ने एसबीआई से लोन लिया था। किसान ने बैंक की लगभग सारी रकम चुका दी थी। बैंक का किसान पर सिर्फ 31 पैसे का लोन बचा था। जी हां, ठीक सुना आपने, महज 31 पैसे, यानी 50 पैसे से भी कम। लेकिन इसी 31 पैसे के चक्कर में एसबीआई ने किसान को एनओसी देने से इनकार कर दिया। किसान के मुताबिक उसे एक जमीन की डील के लिए बैंक से सर्टिफिकेट चाहिए था, जिसमें यह प्रमाण पत्र हो कि उस पर बैंक का कुछ भी बकाया नहीं है। लेकिन इसी 31 पैसे के चक्कर में किसान को बैंक के चक्कर लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब अन्नदाता परेशान हो गया तो उसने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तब जाकर किसान की सुनी गई। मामले की सुनवाई करते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने बैंक को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि इतनी मामूली रकम को आधार बनाकर सर्टिफिकेट जारी न करना कुछ और नहीं बल्कि उत्पीड़न है। कोर्ट ने यह भी कहा कि 31 पैसे बकाया हैं। क्या आपको पता है कि 50 पैसे से कम की बकाया राशि को नजरअंदाज किया जाता है? कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले पर हलफनामा दायर करें, जिस पर सुनवाई 2 मई को होगी। मामला भले ही 31 पैसे का हो, लेकिन 31 पैसे के चक्कर में किसान जितना परेशान हुआ वो हमारे सिस्टम की कलाई खोलती है। किसान का कहना है कि एनओसी नहीं मिलने से वो जमीन का सौदा नहीं कर पा रहा है। फिलहाल मामले की सुनवाई 2 मई को होनी है, उसके बाद ही इस मसले का कोई हल निकल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अफोर्डेबल फर्नीचर देने वाली कंपनी आइकिया अपने ग्राहकों को महंगाई के दौर में भी अफोर्डेबल फर्नीचर देने के लिए तैयार है। आइकिया की कंट्री कमर्शियल मैनेजर कविता राव से बातचीत की हमारे सहयोगी सुबोध मिश्रा ने। इस समय हमारे साथ आइकिया की कंट्री कमर्शियल मैनेजर कविता राव जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि किस तरह से कंपनी कर रही है। कविता जी, स्वागत है जी बिजनेस में। नमस्ते। कविता जी, ये बताइए कि जिस तरह से अभी इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है और महंगाई जो है काफ़ी वो बढ़ रही है, कंपनी किस तरह से कर रही है और किस तरह से बीट कर रही है अपनी चीज़ों को? जी, आइकिया का ये राय है कि हम हमारे होम फर्निशिंग प्रोडक्ट्स जो है हमेशा अफोर्डेबल रखें कंज्यूमर्स के लिए। ऐसा रहे कि जितने भी लोग होम फर्निशिंग खरीदना चाहते हैं वो सब
आइकिया के होम फर्निशिंग प्रोडक्ट्स खरीद पाए। तो ये हमारा सबसे बड़ा गोल रहा है। जब से हम इंडिया में आए हैं ये और भी महत्वपूर्ण हो गया है हमारे लिए। सो इसको नज़र रखते हुए हमने ये तय किया है कि हम अभी जो इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट है इसमें हम पूरी तरीके से ये सिचुएशन को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। हमारा जो अफोर्डेबिलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट गोल जो है हम इस पे ज़्यादा ध्यान रखेंगे। उत्तर भारत में गर्मी का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली में भी इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। कई दिनों से अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा चल रहा है। मौसम विभाग ने भी येलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमी मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण लू चलने की आशंका है। और वहीं दूसरी ओर देश का एक हिस्सा ऐसा भी है जहां पारा 50 डिग्री के पार पहुंच चुका है। राजस्थान के जैसलमेर में पाकिस्तान की सीमा पर बीएसएफ के जवान इसी झुलसा देने वाली गर्मी में वतन की रखवाली कर रहे हैं। हर तरफ बस रेत ही रेत। आसमान से रेगिस्तान पर सूरज का कहर और तापमान 50 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जला देने वाली इस गर्मी में सरहद की रखवाली करते जांबाज। ये सरहद किसी भट्टी से कम नहीं। जब लोग अपने एयर कंडीशन कमरों में आराम फरमा रहे होते हैं उस वक्त पाकिस्तान से लगी सीमा पर 50 डिग्री तापमान में ये वीर सरहद पर मुस्तैदी से तैनात रहते हैं। जी न्यूज की टीम तपती चिलचिलाती धूप में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली गर्म रेत भरी आंधियों के बीच बीएसएफ के इन जांबाजों से मिलने पहुंची। हमको इस चीज़ से गर्व होता है कि हमको देश की सेवा करने का मौका मिला और वर्दी को पहनने से एक अलग ही जुनून पैदा होता है। बाकी घर वालों को समझा के रखते हैं कि यहाँ पे कोई इतना दिक्कत नहीं है और कोऑपरेट करके चलते हैं सब। थार के रेगिस्तान में 50 डिग्री और कभी कभी तो उससे भी ज्यादा तपाने वाली गर्मी से बचने के लिए बीएसएफ के जवानों ने खास किस्म का कूलर बनाया है। इसके अलावा हमने डक कूलर में 2 मिट्टी के मटके लगा रखे हैं। तो इस मटके में पानी के लिए हमने 4-5 छेद बना रखा है और उसमें एंटीबैक्टीरियल नीम जो कि हमारे पास बहुतायत में पाई जाती है तो इसको भी हम इसमें डाल देते हैं जिससे कि कोई भी कीटाणु वगैरह इस पानी में ना पड़े। जैसलमेर के करीब भारत और पाकिस्तान के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर तकरीबन 500 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। इसकी पूरी जिम्मेदारी बीएसएफ के कंधों पर है। इस तपते रेगिस्तान में कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां एक वक्त रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले ऊंट के हौसले भी पस्त हो जाते हैं। सरहद पर दिन में आग उगलते मौसम की चुनौतियां हैं तो रात में भी मुश्किलें कम नहीं हैं। थार का रेगिस्तान खतरनाक सांप और बिच्छुओं से भरा है, लेकिन सरहद के ये रखवाले हर मुश्किल को मुस्कुराहट के साथ पार कर लेते हैं ताकि देश सुरक्षित रहे, निश्चिंत रहे और बेफिक्र रहे। अमित प्रकाश, जी मीडिया, थार रेगिस्तान, जैसलमेर। बढ़ते साइबर क्राइम के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए सरकार लगातार अलग अलग कदम उठा रही है। साइबर क्राइम को रोकने के लिए सरकार ने अब साइबर दोस्त ट्विटर हैंडल को लॉन्च किया है। देश में डिजिटलाइजेशन तेजी से बढ़ रहा है। एक दूसरे को पेमेंट करने या फिर पैसा ट्रांसफर करने के लिए लोग डिजिटल मीडियम या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जितनी तेजी से डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है उतनी ही तेजी से साइबर क्राइम के मामले भी बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन फ्रॉड या धोखाधड़ी से बचने के लिए अब सरकार भी जागरूकता अभियान चला रही है। सरकार ने साइबर क्राइम को रोकने के लिए गृह मंत्रालय की ओर से साइबर दोस्त ट्विटर हैंडल लॉन्च किया है। इसके माध्यम से लोगों को वीडियोस के जरिए टिप्स दिए जा रहे हैं। साइबर क्राइम को रोकने के लिए सरकार ने साइबर दोस्त ट्विटर हैंडल को लॉन्च किया है। इस पर अब तक 1066 से ज्यादा साइबर सुरक्षा टिप्स साझा की जा चुकी हैं। इस ट्विटर अकाउंट के 3.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स भी हैं।
सरकार ने अलग अलग माध्यमों के जरिए प्रचार के लिए माय गवर्नमेंट से अनुबंध किया है। इसके अलावा युवाओं के लिए हैंडबुक छापी गई है। वहीं पुलिस विभाग की मदद से सीडैक के जरिए साइबर सुरक्षा जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया है। साइबर स्पेस के लिए साइबर स्वच्छता, क्या करें और क्या ना करें का मैनुअल जारी किया गया है। सरकार की ओर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हर महीने के पहले बुधवार को साइबर जागरूकता दिवस मनाने की अपील की गई है। इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय ने भी अपना योगदान दिया है और 6 से 12वीं क्लास के बच्चों को साइबर सुरक्षा पाठ्यक्रम शुरू करने को कहा गया है। इसके अलावा तिमाही न्यूज लेटर की भी शुरुआत हुई है। इसके जरिए लेटेस्ट साइबर क्राइम पैटर्न, डेटा और रोकथाम से संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की जानकारी भी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात बाजारों की कर लेते हैं। अच्छे ग्लोबल संकेतों से बाजार आज तूफानी तेजी के साथ बंद हुए। घरेलू बाजार को डाउ फ्यूचर्स की मजबूती से सपोर्ट मिला। साथ ही हल्के बाजारों में शॉर्ट कवरिंग भी काम आई। निफ्टी ने 17,100 के करीब सपोर्ट लिया। बैंक निफ्टी ने भी दिन भर 36,000 के ऊपर टिका रहा और आज बढ़ने वाले और गिरने वाले शेयरों की संख्या लगभग बराबर थी। कारोबार के अंत में निफ्टी 207 अंकों की तेजी के साथ 17,245 पर बंद हुआ। सेंसेक्स भी 702 अंकों की तेजी के साथ 57,521 पर बंद होने में कामयाब रहा। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका में मंदी की आशंका छाने लगी है। कैलेंडर ईयर 2022 की पहली तिमाही में अमेरिका की जीडीपी की ग्रोथ -1.4% रही। आज जारी आंकड़ों के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ने और सरकारी खर्च कम होने के कारण कंज्यूमर और बिजनेस की गतिविधियां कमजोर रही हैं। एनालिस्ट्स को उम्मीद थी कि मार्च तिमाही में जीडीपी की ग्रोथ 1% रह सकती है। 2021 की आखिरी तिमाही यानी अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के दौरान अमेरिका में जीडीपी की ग्रोथ 6.9% रही थी। और इस बीच अमेरिकी बाजारों में शुरुआती कारोबार किस तरह का हो रहा है, जरा इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। फटाफट से देखते हैं यूएस मार्केट का जो इनिशियल एक्शन है। तो आप देखिए अमेरिकी बाजारों का में हरे निशान में फिलहाल कारोबार नजर आ रहा है। डाउ जोन्स आप देखिए 147 अंकों की तेजी के साथ 33,446 के स्तर पर काम हो रहा है। नैस्डैक में 12,570 के स्तर पर लगभग 81 अंकों की उछाल के साथ और एस&पी भी हरे निशान में फिलहाल नजर आ रहे हैं। और मार्केट पर एक्शन के लिए इस वक्त हमारे साथ ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन साहब जुड़ चुके हैं। संदीप जी, यूएस में मार्च तिमाही में जीडीपी ग्रोथ माइनस में रही है, इसका कल बाजार पर कोई असर दिखेगा सर क्या? नहीं, देखिए कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेड था और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही था कि भले ही इकोनॉमी थोड़ी लेसर इन्वेंट्रीज और ये सब के लिए जीडीपी का आंकड़ा नीचे आ सकता है, मगर मार्केट्स ने इसको ऑलरेडी डिस्काउंट किया और देखिए साथ साथ नैस्डैक को भी देखे तो अभी भी पॉजिटिव है। सो आई डोंट थिंक कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट वैसे पड़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ओके, और बाकी हमारे बाजार की चाल किस तरह की रह सकती है सर? बाजार की चाल में आज एक बहुत अच्छी चीज जो हुई है वो है विक्स का नीचे आना। तो अगर विक्स 20 के नीचे आता है जो कि 19 समथिंग पे आ गया था तो वो एक अच्छा पॉइंट था। और जिस तरीके से क्लोजिंग के दौरान खटान आज सेटलमेंट था अप्रैल महीने का, तो वो भी एक पॉजिटिव नोट पे हुआ है। तो आई थिंक मई के महीने में हम अच्छा ही होना चाहिए। एक बार कल का दिन अभी जो एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है वो माइनस जरूर दिखा रहा है, बट ओवरऑल आई फील कि एक बार जितना डर था डाउनसाइड जो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी थी वो एक कम हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। सो अगेन ऑटो नंबर्स ठीक आए हैं, बजाज ऑटो के नंबर्स ठीक थे, तो ऑटो पे, बैंकिंग पे, इन पे ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस तमाम जानकारी के लिए आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी के विकास के साथ साथ पहले इंसानों की तरह दिखने वाले रोबोट बनाए गए, लेकिन अब चीन के वैज्ञानिकों ने एक रोबोट चूहा बनाया है। बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने एक रोबोट चूहा बनाया है। ये चूहा वो हर काम कर सकता है जो एक असली चूहा करता है। ये कारनामा बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने कर दिखाया है। 4 पैरों वाले इस छोटे से रोबोट चूहे का नाम स्क्वैरो है। एक असली चूहे की तरह ये सब कुछ कर सकता है। ये झुक सकता है, खड़ा हो सकता है, चल सकता है, रेंग सकता है और मुड़ भी सकता है। इतना ही नहीं, ये अपने वजन के लगभग 91% के बराबर का भार भी उठा सकता है। टीम का मानना है कि छोटी और सकरी जगहों पर रेस्क्यू के दौरान ये उपयोगी साबित होगा।
टेस्टिंग के दौरान स्क्वेरो ने एक 3.5 इंच चौड़ी बाधा को पार किया। इसके साथ ही 15 डिग्री की ढलान पर चढ़ने में सक्षम था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसी के साथ ये था आज का इंडिया 360। हैशटैग याद रखिए, हैशटैग जी इंडिया 360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। नमस्कार।